आज इस सेशन में वैशेषिक दर्शन का जो छठवां पदार्थ है समवाय, उसकी चर्चा यहाँ करेंगे। तो समवाय एक प्रकार का संबंध है। समवाय वह संबंध है जिसके कारण दो पदार्थ एक दूसरे में समवेत रहते हैं। यह संबंध अयुक्त सिद्ध वस्तुओं के बीच होता है। अयुक्त सिद्ध वस्तुएं वे हैं जिनका पृथक अस्तित्व नहीं रह सकता, जैसे गुण और धर्म, कर्म और द्रव्य, सम्मान और व्यक्ति, अव्ययी और अव्यय अयुक्त सिद्ध वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं के बीच अर्थात गुण और द्रव्य, कर्म और द्रव्य, सम्मान और व्यक्ति के बीच समवाय संबंध विद्यमान रहता है। धागों और कपड़ों के बीच, गुलाब के फूल और सुगंध के बीच जो संबंध है वो समवाय संबंध का परिचायक है। समवाय संबंध नित्य होता है। कुर्सी और उसके अवयवों के जो बीच संबंध है वो नित्य है। कुर्सी का उत्पत्ति के पूर्व और नाश के बाद भी अवयव विद्यमान रहते हैं। समवाय एक ही होता है, इसके विपरीत विशेष अनेक होते हैं। प्रभाकर मीमांसा में समवाय अनेक माने गए हैं। प्रभाकर के मतानुसार नित्य वस्तुओं का समवाय नित्य और अनित्य वस्तुओं का समवाय अनित्य होता है, परंतु न्याय और वैशेषिक में एक ही नित्य समवाय माना गया है। समवाय अदृश्य है, इसका ज्ञान अनुमान से प्राप्त है। वैशेषिक के मतानुसार समवाय का ज्ञान प्रत्यक्ष से संभव नहीं है। वैशेषिक के समवाय संबंध के इस पक्ष की व्याख्या करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि समवाय संबंध का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, किंतु वस्तुओं के पृथक न हो सकने वाला संबंध से इसका केवल अनुमान किया जा सकता है। न्याय इसके विपरीत समवाय का ज्ञान प्रत्यक्ष से मानते हैं। समवाय को अच्छी तरह समझने के लिए वैशेषिक द्वारा प्रमाणित दूसरे संबंध संयोग पर विचार करना परम आवश्यक है। संयोग और समवाय विशेष के मतानुसार दो प्रकार के संबंध हैं। संयोग एक अनित्य संबंध है। पृथक पृथक वस्तुओं का कुछ काल के लिए परस्पर मिलने से जो संबंध होता है उसे संयोग कहा जाता है। जैसे पक्षी वृक्ष की डाल पर आकर बैठता है तो उसके बैठने से वृक्ष की डाल और पक्षी के बीच जो संबंध पाया जाता है उसे संयोग कहा जाता है। इस संबंध अनायास नहीं होता, कुछ काल के बाद ये संबंध टूट भी सकता है, इसलिए इसे अनित्य संबंध कहा जा गया है। यद्यपि समवाय और संयोग दोनों संबंध हैं, फिर भी दोनों के बीच अनेक भिन्नताएं भी हैं। ये विभिन्नताएं संयोग और समवाय के स्वरूप को पूर्णतः स्पष्ट करने में सफल हैं। इससे इन भिन्नताओं की महत्ता अधिक बढ़ गई है। अब इनकी चर्चा एक एक अपेक्षित है। जैसे वैशेषिक दर्शन में संयोग का एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में नहीं माना गया है। गुण एक स्वतंत्र पदार्थ है। गुण 24 प्रकार के होते हैं। उन 24 प्रकार के गुणों में संयोग भी एक प्रकार का गुण है, परंतु समवाय को वैशेषिक ने एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में माना है। ये छठा भौतिक पदार्थ है। दूसरा पॉइंट है संयोग अनित्य संबंध है। दो पृथक पृथक वस्तुओं के संयुक्त होने से संयोग संबंध होता है। जैसे रेलगाड़ी और प्लेटफार्म के बीच जो संबंध होता है वही संयोग है। यह संबंध अल्पकाल तक ही कायम रहता है, क्योंकि रेलगाड़ी जो ही प्लेटफार्म से पृथक होती है ये संबंध दूर हो जाता है। इस संबंध का आरंभ और अंत संभव है। इसके विपरीत समवाय नित्य संबंध है। ये ऐसी वस्तुओं के बीच विद्यमान होता है जो अयुक्त सिद्ध है। जैसे द्रव्य और गुण के बीच जो संबंध है वो शाश्वत है, इसी प्रकार मनुष्य और मनुष्य तत्व के बीच जो संबंध पाया जाता है वो नित्य है। तीसरा है संयोग आकस्मिक संबंध है। ये दो प्रतिकूल दिशाओं से दो गेंदें आकर एक दूसरे से मिलती हैं तो उसके मिलन से उत्पन्न संबंध संयोग है। दोनों गेंदों का मिलन अकस्मात कहा जाता है। एक गेंद के अभाव में दूसरी गेंद की सत्ता विद्यमान रहती है। संयोग के संयुक्त वस्तुओं का आकस्मिक गुण कहा जाता है। संयुक्त वस्तुओं का विभाग या वियोग होने पर संयोग नष्ट हो जाता है। इस तरह इसके विपरीत समवाय दो वस्तुओं का आवश्यक संबंध है। जैसे गुलाब और गुलाब की सुगंध के बीच जो संबंध है वो आवश्यक है। ये संबंध वस्तु के स्वरूप का निर्धारण करता है। ये संबंध चीज़ों को बिना विध्वंस किए परस्पर अलग नहीं किया जा सकता। चौथा
संबंध है। संयोग संबंध के लिए कर्म आवश्यक है। दो संयुक्त चीज़ों में क्रियाशीलता दिखती है। वृक्ष और पक्षी के संयोग संबंध है। इस उदाहरण में दो संयुक्त वस्तुओं में से एक पक्षी क्रियाशील एवं गतिशील है। जब दो विपरीत दिशाओं से आती हुई गेंद संयुक्त होती है तो वहाँ दोनों वस्तुओं की में गति दिख पड़ती है। परंतु समवाय संबंध में इस तरह की बात नहीं है। इस संबंध में गति की अपेक्षा नहीं है। इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि संयोग के लिए कर्म की आवश्यकता है, परंतु समवाय कर्म पर आश्रित नहीं है। पांचवा है, संयोग का संबंध पारस्परिक होता है। जैसे हाथ और कलम के संयुक्त होने पर जो संबंध बनता है वो संयोग कहलाता है। या हाथ और कलम से संयुक्त है और कलम भी हाथ से संयुक्त है, परंतु समवाय के संबंध में बात नहीं होती है। जैसे गुड़ द्रव्य में समवेत होता है परंतु द्रव्य गुण में नहीं रहता है। छठवां है, संयोग बाह्य संबंध है। फूल और भौरे के बीच जो संबंध होता है वह संयोग कहलाता है। इस संबंध में संयोग की चीज़ें एक दूसरे से अलग रह सकती हैं। फूल की सत्ता भी भौरे से अलग और भौरा की सत्ता भी फूल से अलग रह सकती है। बाह्य संबंध उस संबंध को कहा जाता है जिसके द्वारा संबंधित वस्तुएं एक दूसरे से अलग रह सकती हैं। समवाय के कुछ विद्वानों ने आंतरिक संबंध कहा है, जिसे डॉक्टर राधाकृष्णन ने समवाय को आंतरिक संबंध कहा है। संयोग बाह्य संबंध है परंतु समवाय आंतरिक है। समवाय वस्तुओं को सच्चा एक तत्व प्रस्तुत करता है। समवाय को आंतरिक संबंध कहना युक्त नहीं है। आंतरिक संबंध उस संबंध को कहते हैं जो संबंधित वस्तुओं को स्वभाव का अंग रहता है। आंतरिक संबंध में संबंधित वस्तुओं को एक दूसरे से अलग करना संभव है, परंतु समवाय में ये विशेषता नहीं पाई जाती है। जैसे गुड़ द्रव्य के बिना रह सकता है परंतु द्रव्य गुड़ के बिना रह सकता है। कर्म द्रव्य के बिना नहीं रह सकता परंतु द्रव्य कर्म के बिना रह सकता है। व्यक्ति सम्मान से अलग नहीं रह सकता है परंतु समान व्यक्ति से अलग रह सकता है। अतः समवाय संबंध दोनों संबंधित चीज़ें एक दूसरे पर आश्रित नहीं हैं। इसलिए प्रोफेसर हरियाणा ने समवाय संबंध को बाह्य संबंध कहा है। वैशेषिक दर्शन में समवाय को एक स्वतंत्र पदार्थ माना गया है। वैशेषिक का तर्क है कि यदि द्रव्य वास्तविक है और गुण वास्तविक है तो दोनों का संबंध समवाय भी वास्तविक है। यदि वास्तविक और समान दोनों वास्तविक हैं तब व्यक्ति और समान का संबंध समवाय भी वास्तविक है। अतः समवाय को एक स्वतंत्र पदार्थ मानना न्यायसंगत है। समवाय को इसलिए भी स्वतंत्र पदार्थ माना गया है कि उसे अन्य पदार्थ के अंदर नहीं लाया जा सकता। समान और व्यक्ति के बीच के जो संबंध को समवाय कहा गया है, इसे द्रव्य गुण कर्म समान विशेष या अभाव के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। अतः समवाय को एक स्वतंत्र पदार्थ मानना आवश्यक है। इस तरह से हमने अभी इस सेशन पर समवाय जो छठवां पदार्थ है महर्षि कणाद मुनि का, उसकी चर्चा की और अगले सेशन पे हम चर्चा करेंगे सातवां पदार्थ।